18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकीकरण के विकास के संदर्भ में उपनिवेशवाद और विउपनिवेशीकरण को समझना होगा। जैसे ही यूरोप में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति और निर्मित वस्तुओं की बिक्री हेतु बाजार सुनिश्चितता पर बल दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड को लेकर चलेंगे ताकि हम अच्छे से अपने टॉपिक को समझ सकें। कच्चे माल और बाजारों की आवश्यकता ने औपनिवेशिक विस्तार की नीति को प्रेरित किया। इसलिए एक संरक्षित बाजार सुनिश्चित करने हेतु यूरोपीय शक्तियों के मध्य संघर्ष और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। देखिए दोस्तों, अब यूरोप में 18वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति होना शुरू हुई थी। देखिए, 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से लेकर 1800 तक का जो समय है उसे हम 18वीं शताब्दी कहते हैं। अब इस दौरान औद्योगिकीकरण होने के कारण यूरोप में तैयार वस्तुओं की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जो यूरोप के लोग थे उन्हें अब एक नया मार्केटिंग बाजार चाहिए था जहां पर वो अपना सामान बेच सकें। मतलब अब यूरोप में सामान बहुत ज़्यादा था, उन्हें खरीदने वाले लोग कम, तो उन्हें खरीदारों की आवश्यकता थी, इसलिए नए बाजार ढूंढे जा रहे थे। और उसी के कारण अब नए बाजारों को ढूंढने के कारण ही उपनिवेशवादी व्यवस्था शुरू हुई थी। और इसी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप यूरोपीय बाजारों में कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ गई, क्योंकि भाई तैयार वस्तुएं ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कच्चा माल वहाँ पर उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं था यूरोप में। इसी के साथ जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी, अब वो आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि वो सभी देश चाह रहे थे, सभी कंपनियां चाह रही थी कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाए व्यापार में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने आपस में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को विभाजित किया, जो कि सैन्य विजय या राजनीतिक प्रभुत्व के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों को शक्ति संघर्ष में लिप्त किया, जिसमें शक्तिशाली यूरोपीय राज्यों ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु नए उपनिवेश की तलाश में प्रतिस्पर्धा की। उपनिवेशों को हासिल करने का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर घटित कुछ घटनाओं से प्रभावित था, जो औपनिवेशिक और उपनिवेश दोनों के लिए निहितार्थ थे। उदाहरण के लिए, भारत में क्षेत्र आधिपत्य के संघर्ष में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। भारत में ब्रिटेन और फ्रांस प्रतिद्वंद्विता की घटनाओं ने भारत के बाहर की घटनाओं द्वारा आकार प्राप्त किया। 1756 में फ्रांस और ब्रिटिश सेनाओं के बीच यूरोप में 7 साल के युद्ध के फैलने जैसी घटनाओं का भारत में कर्नाटक युद्धों पर प्रभाव पड़ा। हालांकि इन देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता की परिणति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समीकन में हुई। इसी तरह मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय शक्तियों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए युद्ध और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से संघर्ष हुआ। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। एक बैकग्राउंड मैंने आपको यहाँ पे बताया ये कि 18वीं शताब्दी के बाद जब वहाँ पे यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिकीकरण का विकास होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर तैयार वस्तुएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें तो ये जो देश थे, यूरोपीय जो देश थे, वो नए नए देशों की खोज में लग जाते हैं। वो किस लिए लगते हैं? 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में ये जो यूरोपीय देश थे वो समुद्र के रास्ते नए नए देशों की खोज में लग जाते हैं, स्पेशली भारत की खोज में। तो जो स्टार्टिंग में जो इनका एजेंडा था वो ये था कि भारत जैसे देशों से हम व्यापार करेंगे। देखो, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो शुरुआत होती है, लगभग आप इसे 14वीं शताब्दी से मान लीजिए कि 14वीं शताब्दी के आसपास जो नाविक थे यूरोपीय, उनके द्वारा बहुत सारी खोज करना शुरू किया जाता है, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। काफ़ी बार वो असफल रहते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें सफलता भी मिलती है। और इसी कारण से समुद्र के रास्ते यूरोपीय देश कई सारे नए देशों की खोज करते हैं, जैसे कि अमेरिका।
जो यूएसए था, साउथ अमेरिका जो है, ये सारे जो देश थे पहले ये अज्ञात थे। दुनिया को नहीं पता था कि विश्व में ये हैं, क्योंकि उस समय इनके बारे में किसी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। भारत के बारे में तो जानकारी थी, बट समुद्र का रास्ता भारत तक आने का ये नहीं पता था बस। बट बहुत सारे देशों के बारे में तो जानकारी भी नहीं थी। तो कई सारे नए नए देशों की भी शुरुआत हुई, मतलब खोज हुई। और इसी के चलते कई सारे अफ्रीका देशों को खोजा गया। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप उस समय भी पता था, बट कई सारे अफ्रीका देशों को खोजा गया। फिर भारत तक समुद्र के रास्ते से आने का रास्ता खोज लिया गया। फिर जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है उनकी खोज की गई, वहाँ तक पहुँचा गया यूरोपीय देशों द्वारा। मतलब कि अब यूरोपीय देशों ने समुद्र के रास्ते से वो अब कई सारे देशों तक उन्होंने अपनी पहुँच बना ली। और इस वक्त तक जो उनका मेन एजेंडा था, हालांकि उनके कई सारे उद्देश्य थे, बट उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि उन्हें व्यापार करना था। जो भी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, उनका मेन उद्देश्य बस व्यापार करना था। अभी तक किसी को गुलाम बनाना नहीं था, मेन एजेंडा उनका व्यापार करना था। बट इससे हुआ क्या, अब कई सारे देश आ गए, कई सारी कंपनियां आ गई। फ्रांस की कंपनी थी, डच कंपनी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी थी, और भी डेनमार्क की भी कंपनी थी, और भी दूसरे देशों की कंपनी थी। फिर बाद में जर्मनी भी आ जाता है, स्पेन आ जाता है, पुर्तगाल होता है। तो कई सारे देशों की ये जो कंपनियां थी, अब इनके चलते आपस में इन यूरोपीय देशों के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इस कंपटीशन के कारण, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, अब इन्होंने जो भी देश थे उनको इन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया, अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया, ताकि आसानी से ये कच्चे माल को हासिल कर सके कम दाम पर। क्योंकि भाई कंपटीशन होता था, कंपटीशन होने के कारण जो कच्चे माल, जो भी लोग यहाँ से जो भी माल ले जाते थे यूरोप, उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। क्योंकि कंपटीशन के कारण भाई व्यापारी, जो भी ये किसान हैं, वो अपना सामान उन्हीं को बेचेंगे जो उन्हें अच्छा दाम देगा। बट इसी कारण से इन्होंने देशों को गुलाम बनाना शुरू किया ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। हालांकि ये जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने पहले आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, बट फिर धीरे धीरे इन्होंने एशिया को, अफ्रीका को, दक्षिण अमेरिका को, इसको आपस में इन्होंने धीरे धीरे बांट लिया। हाँ, मतलब कहने का कि आपस में इन्होंने समझौता कर लिया और अपने अपने उपनिवेशों को बांट लिया। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि कैसे उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर उपनिवेश की क्या मीनिंग है, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने लाभ के लिए करता है और अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। उपनिवेशवाद का चरित्र विशेषतः औपनिवेशिक और उपनिवेश के बीच असमान संबंधों पर आधारित है। इस तरह के संबंध केवल आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर आधारित होते हैं जो प्रायः औपनिवेशिक राष्ट्रों के लाभ के लिए होते हैं। इतिहास में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जब शक्तिशाली राज्यों ने मेजबान राज्यों की कीमत पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपनिवेशों पर नियंत्रण किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिटेल में उपनिवेशवाद का मीनिंग समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो देखो, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो औपनिवेशिक राष्ट्र होता है, औपनिवेशिक राष्ट्र मतलब जिसने किसी देश को अपना उपनिवेश बनाया है, जैसे कि ब्रिटेन। तो जो औपनिवेशिक राष्ट्र होता है वो अपने उपनिवेश से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हो, चाहे पैसों के रूप में हो, धन दौलत के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा कर वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया भाई, भारत को उसने अधिक से अधिक जितना वो लूट सकता था उसने लूटने का प्रयास किया। रेलवे का जाल पूरे देश में क्यों बिछाया गया, इसीलिए बिछाया गया था ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके और वहां के प्राकृतिक संसाधनों या जो दूसरे जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वहां तक पहुंचा जा सके और लाभ कमाया जा सके। उपनिवेशवाद का निर्माण गोरे लोगों का बोझ सिद्धांत पर आधारित है।
इस सिद्धांत की मान्यता है कि उपनिवेशों की जनसंख्या, संस्कृति और सभ्यता का प्रबंधन करना यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का कर्तव्य है, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां स्वयं को सभ्य और वैज्ञानिक मानते थे, जबकि वे पूर्वी देशों को असभ्य और बर्बर मानते थे। तो देखिए दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो औपनिवेशिक राष्ट्र होता है, मतलब जो यूरोपीय देश थे, जो औपनिवेशिक शक्ति थे, जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया था, वो अपने जो उपनिवेश हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लूटते हैं। ठीक है, उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूटते हैं और बहुत तरह से उनको लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई। इसके अलावा जो उपनिवेशवाद है वो एक गोरे सिद्धांत, गोरे लोगों का बोझ, वाइट्स मैन्स बर्डन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, अंग्रेज मानते थे कि जो भारतीय हैं उन्हें अपना शासन चलाना नहीं आता, इसलिए हम उन पर राज कर रहे हैं। मतलब अंग्रेज़ों का कहना था कि अगर हम भारतीयों को सरकार की सारी शक्ति दे दें, तब भी जो भारतीय हैं वो अपना शासन नहीं चला पाएंगे। दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल है कि जितने भी यूरोपीय देश थे, यूरोपीय लोग थे, उनका मानना था कि जो एशियन, अफ्रीकन, जो अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो साउथ अमेरिका है, उन देशों को अपना शासन चलाना नहीं आता और हमें उनकी तरफ से उनका शासन चलाना है। मतलब एक तरह से ये जो उपनिवेशवादी लोग थे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सभ्य मानते थे, बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति मानते थे और दूसरे व्यक्तियों को, स्पेशली अफ्रीका और एशिया के लोगों को, ये जंगली की तरह ट्रीट करते थे, जंगली मानते थे। पूर्वी देशों को ही सभ्य बनाने का यूरोपीय उत्तरदायित्व गोरे लोगों का बोझ सिद्धांत कहलाया। पूर्वी देश यहाँ पर कौन है? पूर्वी देश हैं अफ्रीका और एशिया के देश। यूरोप के देशों के लिए पूर्वी देश अफ्रीका और एशिया के देश हैं। तो यूरोपीय देशों ने गोरे लोगों का, मतलब यूरोपीय लोगों ने जो बात कही कि जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं वो असभ्य हैं, हमें उनके ऊपर शासन करने योग्य बनाया गया है। तो ये जो सिद्धांत है इसे गोरे लोगों का बोझ का सिद्धांत कहा गया। इस धारणा ने उपनिवेश में स्थानीय समुदायों पर वर्चस्व, नस्लवाद एवं शोषण को बढ़ाया। यह तथ्य है कि कई उपनिवेशवादी समाजों में सफ़ेद त्वचा पाने के लिए एक जुनून है, जैसे कि यदि भारतीय परिदृश्य में देखें तो साफ त्वचा उत्पादों, फेयर स्किन प्रोडक्ट्स का उद्योग अपने विकास के चरम पर है। अन्य कारकों के साथ उपनिवेशवाद के लिए इसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंग्रेज़ों की नीति थी जिसमें उन्होंने अपने आप को सभ्य बताया, अपनी नस्ल को काफ़ी ऊपर बताया और दूसरे व्यक्तियों को बर्बर, असभ्य बताया, इसके चलते जो उपनिवेश थे इसमें अंग्रेज़ों ही नहीं, जितने भी यूरोपीय देश थे उन सभी ने ये नीति अपनाई थी। तो जितने भी यूरोपीय देश थे उनके कारण ये जो उपनिवेश थे यहाँ पर शोषण बहुत ज़्यादा हो गया, नस्लवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्पेशली अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैसे मतलब रंग भेद शुरू हुआ, तो वो इन्हीं लोगों की नीति का परिणाम था। और फ्रेंड्स, इसका एक अन्य प्रभाव हम भारत पर ये देखते हैं कि भारत के समाज में हम देख सकते हैं कि फेयर स्किन जो क्रीम है इनकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे गोरे लोग हों, चाहे सांवले हों, चाहे काले लोग हों, सब के सब इनका इस्तेमाल लगातार करते ही जा रहे हैं और इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। इसका एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो नस्लवादी जो समाज, जो शोषण था उपनिवेश के टाइम पर, तो उसका एक ये प्रभाव रहा है। हालांकि भारत में रंग के आधार पर हमने कभी शोषण होते नहीं देखा। वो बात अलग है कि अंग्रेज रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर उपनिवेशवाद के एक संदर्भ को ही समझ रहे हैं, एक बैकग्राउंड को ही एक तरह से समझ रहे हैं। इसमें हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से उपनिवेशवाद की जो मीनिंग है उसको पूरी तरह समझ सकें, क्योंकि ये उपनिवेशवाद है, अगर हम उसके सिर्फ मीनिंग को देखें तो 2 लाइन में ही उसकी मीनिंग ख़त्म हो सकती है। बट हमें पूरी की पूरी उपनिवेशवादी जो प्रक्रिया रही है, चाहे वो 300 साल तक, 400 सालों तक जो भी यूरोपीय देशों के द्वारा जो उपनिवेशवादी प्रथा अपनाई गई, उसको हम पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ में विद्वानों ने उपनिवेशवाद के विभिन्न स्वरूपों की पहचान करके उपनिवेशवाद को विभिन्न प्रकारों में श्रेणीबद्ध करने की कोशिश की है। हालांकि ये रूप औपनिवेशिक और उपनिवेश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आधार पर परस्पर व्याप्त हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो कई सारे विद्वान रहे हैं, उन्होंने उपनिवेशवाद को कई छोटे-छोटे मतलब प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया है। जैसे कि उपनिवेशवाद है, तो उपनिवेशवाद को अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। शोषणकारी उपनिवेशवाद, एक्सप्लॉइटेटिव कॉलोनियलिज्म। शोषणकारी उपनिवेशवाद में कुछ लोग प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के माध्यम से या मूल आबादी के श्रम का उपयोग करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु दूसरे देश में बसते हैं। दूसरा है समझौतावादी उपनिवेशवाद, जिसमें है एक औपनिवेशिक शक्ति दूसरे देश में परियोजनाओं का समर्थन के लिए जन समुदाय से समझौते कर सकती है। तीसरा है यहाँ पर आंतरिक उपनिवेशवाद। ये आंतरिक उपनिवेशवाद केंद्र और परिधि के बीच एक असमान आर्थिक और राजनीतिक संबंध को संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी 3 उपनिवेशवाद दिखाए गए हैं। कई विद्वानों ने इन्हें अलग-अलग मतलब श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो पहला है शोषणकारी उपनिवेशवाद। शोषणकारी उपनिवेशवाद में क्या होता है कि जो देश है जिसको उपनिवेश बनाया गया है, उसका अधिक से अधिक शोषण किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो सकता है, उसकी जो मूल आबादी है उससे अधिक मेहनत कराई जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, उसको बहुत कम पैसे पर उससे बहुत ज़्यादा श्रम लिया जाता है। और ताकि ये सारा काम अच्छे से हो, इसलिए जो औपनिवेशिक देश होता है वो अपने लोगों को भी बसाता है। जैसे कि जो ब्रिटेन था, उसने अपने लोगों, अपने अंग्रेज़ों को भारत में, कई सारे अंग्रेज़ों को भारत में बसाया था, ताकि वो पूरा प्रशासन संभाल सकें और जो भी शोषणकारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह संचालित हो सकें। दूसरा है समझौतावादी उपनिवेशवाद। इसमें जो औपनिवेशिक शक्ति है, मतलब जो भी औपनिवेशिक देश है, जैसे कि जो यूरोपीय देश थे, वो दूसरे देश में परियोजनाओं का समर्थन के लिए अब बहुत सारी परियोजनाएं बनाते हैं दूसरे देश के लिए, उपनिवेश के लिए, और वहाँ की जन समुदाय से समझौता करने का प्रयास करते हैं। समझौता कैसा कि जैसे कि मान लो कोई परियोजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन करना है, ये परियोजना है। अब इस परियोजना में भी जो सरकार है वो चाहती है कि हम एक समझौता कर लें जन समुदाय से, ताकि हम उनसे अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो इसे कह देते हैं समझौतावादी उपनिवेशवाद। और जो आंतरिक उपनिवेशवाद है, आंतरिक उपनिवेशवाद में ये होता है कि जो केंद्र है, केंद्र मतलब जो शहर है, महानगर है, वो ज़्यादा संपन्न होता है और जो दूर दराज के इलाके होते हैं वो आर्थिक रूप से कम संपन्न होते हैं। मतलब जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर गरीबी बढ़ती जाती है और महानगरों में अमीरी बढ़ती जाती है। मतलब एक तरह से यही हुआ कि गाँव से पैसा आकर मतलब शहरों में इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से फिर वो एक तरह से वो एक असमानता को बढ़ावा देता है। तो इसे आंतरिक उपनिवेशवाद कहा गया है। ये चीज़ मतलब दर्शाती है कि जो उपनिवेशवादी शक्ति है, औपनिवेशिक शक्ति है, उसने एक अल्प विकसित व्यवस्था को जन्म दिया है, जिससे कि पूरा जो मतलब व्यवस्था है वो पूरी बेकार हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपने जो भी समझा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। शोषणकारी उपनिवेशवाद, समझौतावादी उपनिवेशवाद और आंतरिक उपनिवेशवाद। बाकी आपको जितना समझ में आ रहा है आप बस उतने पर ही मेन फोकस कीजिए। अगर हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। परमानेंट नहीं है कि आपको वो चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ तक हमने उपनिवेशवाद के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की विशेषताओं की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने उपनिवेशवाद के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपको काफ़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप हो चुकी होगी। अब हम इसकी विशेषताओं को जब हम पढ़ लेंगे तो उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म आपका पूरी तरह आपको ये समझ में आ जाएगा।
उपनिवेशवाद की विशेषताएं। उपनिवेशवाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विश्व बाजार व्यवस्था से उपनिवेशित क्षेत्रों के संपर्क के बावजूद असमान आर्थिक संबंधों पर आधारित है। यद्यपि उपनिवेशवाद ने वैश्विक पूंजीवादी बाजार व्यवस्था के साथ कई समाजों का एकीकरण किया है, लेकिन इस तरह के एकीकरण ने औपनिवेशिक राज्यों के विकास के बजाय शोषण को प्रोत्साहित किया है। देखो दोस्तों, उपनिवेशवाद की पहली या एक प्रमुख विशेषता यह है कि उपनिवेशवाद के कारण जो उपनिवेशित क्षेत्र होते हैं, जो गुलामी वाले जो देश होते हैं, जैसे कि भारत या जो दूसरे अफ्रीकन जो देश थे, वो जो उपनिवेश थे दूसरे देशों के, तो जो उपनिवेशित देश होते हैं उनके साथ और जो औपनिवेशिक कंट्री होती है उनके साथ असमान संबंध होता है। जैसे कि यूरोपीय देश और भारत या दूसरे देशों के साथ दोनों ही देशों के संबंध थे। मतलब यूरोप का संबंध भारत के साथ था, ब्रिटेन का संबंध भारत के साथ था, बट ये संबंध कैसा था? ये असमान था, ये बराबरी का रिलेशनशिप नहीं था। तो उपनिवेशवाद में यही होता है कि असमान आर्थिक संबंध होते हैं। इसके अलावा उपनिवेशवाद के कारण एक विश्व बाजार अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन तक सीमित थी, बट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर भारत से जोड़ा। इससे क्या हुआ कि ये जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था बनी, मतलब विश्व बाजार एक अस्तित्व में आया। बट ये जो एकीकरण हुआ, ये जो इंटीग्रेशन हुआ, ये सही मायने में इंटीग्रेशन ना होकर ये शोषण था, या ये शोषण होता है। इसमें जो उपनिवेशित जो कंट्री होती है, उपनिवेशित देश होते हैं, उन्हीं का शोषण होता है। औपनिवेशिक राज्यों से व्यवस्थित धन निकासी उपनिवेशवाद की एक और विशेषता थी। औपनिवेशिक साम्राज्यों को बनाए रखने के लिए आर्थिक संसाधनों और अधिशेष को वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्च के रूप में देश से बाहर ले जाया गया था। देखिए दोस्तों, अब जो एक अन्य विशेषता उपनिवेशवाद की ये रही है कि उपनिवेशवाद में जो औपनिवेशिक शक्ति होती है, मतलब जो पावरफुल कंट्री होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण करती है। वो अपने साम्राज्य को, अपने पूरे किंगडम को बनाए रखने के लिए आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करती है और प्रशासन पर अत्यधिक खर्च करती है। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करती है ताकि वो अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके। ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस पर बहुत अत्यधिक खर्च किया था। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा उपनिवेशों से आता था। मतलब कि जो उपनिवेशित क्षेत्र थे उनका अत्यधिक शोषण किया जाता था। इसके अलावा राजनीतिक प्रभुत्व और विदेशी शासन का आधिपत्य उपनिवेशवाद की एक और बुनियादी विशेषता है। उपनिवेशवाद में असमान राजनीतिक संबंधों की विशेषता थी, जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों ने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थिति बनाए रखी थी। साम्राज्यवादी प्रभुत्व को या तो प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप या राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से बनाए रखा गया था। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन ने लड़ाइयों की श्रृंखला और प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रवेश किया। देखिए दोस्तों, अब तीसरी मेन जो विशेषता है कि राजनीतिक प्रभुत्व और विदेशी शासन का आधिपत्य उपनिवेशवाद की एक बुनियादी विशेषता रही है। देखो, उपनिवेशवाद की एक प्रमुख विशेषता है कि जो उपनिवेशवाद है वो राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करता है। राजनीतिक प्रभुत्व का मतलब है कि वो उपनिवेशित देश में अपनी सरकार स्थापित करता है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी सरकार बनाई थी, अपना पॉलिटिकल वर्चस्व स्थापित किया था, डोमिनेंट वो बने थे पॉलिटिक्स में। तो एक अन्य विशेषता यही है कि जो साम्राज्यवादी देश होता है वो अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डोमिनेशन, एक प्रभुत्व स्थापित करता है। राजनीतिक प्रभुत्व हो गया, सैन्य प्रभुत्व, सेना के मामले में वो काफ़ी मजबूत बनता है ताकि सैन्य हस्तक्षेप के जरिए साम्राज्य को
विखंडित होने से रोका जा सके। इसके अलावा कई औपनिवेशिक क्षेत्रों में आधुनिकीकरण परियोजनाएं जैसे परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रियाएं शुरू हुई, जो साम्राज्यवादी प्रशासन को विस्तार प्रदान करने की दिशा में प्रेरित थीं। यह केवल बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं नहीं थीं, बल्कि औपनिवेशिक प्रशासन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कराधान नीतियों और भूमि अधिग्रहण के नए रूपों का परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए भारत में रेलवे को देश के सुदूर हिस्सों तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया। यह देश में समान विकासात्मक प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच एवं विद्रोहों के दमन से प्रेरित था। तो देखो दोस्तों, एक प्रमुख विशेषता ये है उपनिवेशवाद के कि उपनिवेशवाद में जो औपनिवेशिक देश होते हैं, साम्राज्यवादी जो देश होते हैं, वो कई सारी परियोजनाओं या कई सारी विकासात्मक परियोजनाओं को लाते हैं, बट उनका असल में जो मतलब होता है विकासात्मक परियोजनाएं लाने का, वो होता है कि अत्यधिक शोषण किया जा सके। अब ध्यान से समझिए, विकासात्मक परियोजनाएं का मतलब होता है कि जो औपनिवेशिक देश होता है वो कई सारे विकासात्मक परियोजनाएं लाता है, जैसे कि रेलवे का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। जो गरीब कंट्री उपनिवेशवादी देश होता है वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे कि रेलवे का निर्माण करना या दूसरे फील्ड में पैसा लगाना, सड़कों का निर्माण करना, रोडवेज़ वगैरह को काफ़ी विकसित बनाना, बंदरगाहों पर इन्वेस्टमेंट करना, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाना, यहाँ तक कि स्कूल्स वगैरह बनाना ये भी आता है, या बहुत सारी नेशनल असेंबली वगैरह बनाना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और जो सरकार होती है औपनिवेशिक, वो कहती है कि हम लोगों के विकास के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, बट हकीकत ये होती है कि वो देश, वो औपनिवेशिक कंट्री अत्यधिक शोषण के लिए ये सारे काम करती है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने रेलवे का एक जाल बिछाया था भारत में, बट उसका मेन मकसद था कि दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचकर वो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर सकें और विद्रोहों का दमन कर सकें, पूरे देश को संभाल कर मतलब एक साम्राज्य में मिला लें, अपने साम्राज्य को मतलब वो विभाजित होने से रोक सकें, अपने आप को ताकतवर बना लें। इसलिए उन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी। स्कूलों का निर्माण उन्होंने क्यों किया था? स्कूलों का निर्माण उन्होंने हमें शिक्षित करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि हम बहुत सारे अंग्रेज खड़ा कर दें, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को जो फीस देते थे, जो अंग्रेज जो लोग थे वो ज़्यादा पैसा लिया करते थे। जो औपनिवेशिक सरकार थी वो सोचती थी कि अब हम अगर इंग्लैंड से अंग्रेज़ों को बुला के पैसा देते हैं तो वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, क्यों ना हम भारतीयों को ही अंग्रेज बना दें। इसलिए स्कूलों की शुरुआत हुई, जिसमें उनका मेन उद्देश्य था कि जो भारतीय होंगे वो शकल से तो भारतीय दिखेंगे, बट दिमाग से अंग्रेज होंगे और वो हमारे काम आएंगे। इसके अलावा कब्जे वाले प्रदेशों के लोगों की पहचान अधीनस्थ और कम मानवीय रूप में की जाती है। सांस्कृतिक और जातीय श्रेष्ठता के विचारों ने उपनिवेशवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक का गठन किया था। उदाहरण के लिए अधिकांश यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने उपनिवेश के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जो खुद पर शासन करने में सक्षम नहीं थे। ऐसी धारणाओं को प्रायः विज्ञान द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया जाता था, जो मनुष्यों में नस्लीय हीनता को उचित ठहराते थे। औपनिवेशिक लोगों की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शिक्षा प्रणाली और सार्वजनिक संस्कृति का प्रयोग किया गया। उदाहरण स्वरूप, काफ़ी लंबे समय तक कई अफ्रीकी देशों की संस्कृतियों को गोरे लोगों की संस्कृति के विपरीत साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देखा गया था। अब देखिए दोस्तों, एक प्रमुख विशेषता ये है कि उपनिवेशवादी व्यवस्था में जो औपनिवेशिक शक्ति थी, यूरोपीय जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, उन्होंने नस्लीय भेदभाव को जन्म दिया। उन्होंने नस्ल के आधार पर, नस्ल मतलब शारीरिक बनावट के, रंग रूप के आधार पर भेदभाव को, बहुत ज़्यादा शोषण को बढ़ावा दिया। उपनिवेशों में उन्होंने, अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर रंगभेद को शुरू किया। भारत की बात करें तो भारत में ये विचार फैलाया कि भारतीय संस्कृति सभ्यता यूरोप की तुलना में दयनीय है, हीन है। ऐसे विचारों को फैलाया गया।
तो फ्रेंड्स, एक प्रमुख विशेषता यही है कि औपनिवेशिक जो देश औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, उन्होंने अपने आप की जातीय श्रेष्ठता को दर्शाया। उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी नस्ल को काफ़ी ऊपर बताया, अपने आप को श्रेष्ठ, बड़ा बताया। ये एक प्रमुख विशेषता थी उपनिवेशवाद की। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात कर ली उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया। उपनिवेश क्या था, उसके पूरी की पूरी पृष्ठभूमि को देख लिया, कैसे शुरू हुआ, और अब हम इसके एंड को देखेंगे विउपनिवेशीकरण के अंतर्गत। बट विउपनिवेशीकरण को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाई जाए। 1 आध घंटे की जो वीडियोस होती हैं, उसमें काफ़ी एक लय नहीं बन पाती है स्टूडेंट की कि वो उन वीडियोस को पूरा देख पाए। बट काफ़ी लोग देखते हैं। बट मेरी अब कोशिश है कि मैं नेक्स्ट पार्ट में उस वाले टॉपिक को, जो बच गया है विउपनिवेशीकरण का, उसको कवर करूँ। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।